अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर एक समर्थन मुझे और बेहतर बनाने और नए रोचक कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। आपका प्यार ही मेरी असली ताकत है। सुबह सुबह जुओ फैन अपने 3 सबसे छोटे बेटों के साथ दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन गेट तक पहुंचने से पहले ही उनके कदम ठिठक गए। सामने खड़े 2 लंबे चौड़े पहरेदारों ने रास्ता रोक लिया। उनका रुख सख्त था और उनकी निगाहें ठंडी और गंभीर। जुओ फैन ने थोड़ा चौंकते हुए उनकी ओर देखा। उनमें से एक ने हल्की मुस्कान के साथ तिरस्कार भरे स्वर में कहा, माफ कीजिए, अब आप हमारे मालिक के परिवार के सदस्य हैं। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। कृपया बाहर जाने की जिद न करें। जुओ फैन को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन फिर जैसे ही बात का मतलब समझ आया, वह हल्का सा हंसा। ओह, तो अब मैं भी इस सम्माननीय श्रेणी में आ गया हूं, है ना? है हमें सुरक्षित रखने के लिए ये सब इंतजाम। वाह, क्या काम है। हंसते हुए उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे का हाथ पकड़ा और वापस मुड़ने लगे। हालांकि उनके चेहरे पर हल्की चतुराई भरी मुस्कान थी। उन्होंने गेट की ओर एक अंतिम नजर डाली और धीरे धीरे पिछवाड़े की ओर चल दिए। पीछे खड़े पहरेदार एक दूसरे को देख मुस्कुराए। जैसे ही जुओ फैन ओझल हुए, उनमें से एक ने कहा, देखो तो सही कैसे झूठी मुस्कान के साथ वापस चला गया। भला ये हमारे नियमों को कब तक सह पाएगा। पिछवाड़े पहुंचकर जुओ फैन ने गहरी सांस ली और हल्की झुंझलाहट के साथ बुदबुदाया, ये तो हमें नजरबंद कर दिया। वाह, क्या योजना है इनकी। उनके सबसे छोटे बेटे ने उत्सुकता से पूछा, पापा क्या अब हम हमेशा यहीं रहेंगे? जुओ फैन ने उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा और ठंडी चतुराई से कहा, बिल्कुल नहीं बेटे, ये तो बस वक्त की बात है। ये लोग अपने मंसूबों में व्यस्त होंगे और हम हर कदम पर नजर रखेंगे। जब सही मौका आएगा तो हम सब देखेंगे। उसने धीमे से सिर हिलाया और तीनों बेटों के साथ बैठकर इंतजार करने लगे। पर उनकी आंखों में शांति के पीछे एक हल्की चमक थी, जैसे किसी बड़े खेल की तैयारी हो रही हो। तभी एक चिरपरिचित चांदी जैसी हंसी हवा में गूंजी। जुओ फैन और उनके बेटे पलटे। बिना देखे ही उन्हें अंदाजा हो गया, अरे ये तो वही आई है। जैसे ही एक हल्की सुगंधित हवा बही, शांगुआन लाइट स्मोक की आकृति जुओ फैन और उसके बेटों के पास आ गई। उसने तुरंत सबसे छोटे बेटे गुसेंटोंग को गले लगा लिया। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसने हल्के मजाक भरे स्वर में कहा, छोटे तीसरे बेटे, कल रात मिस आंटी? गुसेंटोंग ने उसकी ओर बेरुखी से देखा और ठंडे स्वर में जवाब दिया, भूत ही तुम्हें याद करता है। यह सुनते ही शांगुआन लाइट स्मोक थोड़ा झेम गई। वह खुद को संभालते हुए मुस्कुराई और बोली, अरे छोटे तीसरे बेटे, तुम अब भी वैसे ही हो, बिल्कुल न बदलने वाले। गुसेंटोंग ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अनमने ढंग से कहा, मुझे छोड़ो, मैं सोने जा रहा हूं। और वह मुड़कर ठंडेपन से वहां से चला गया। शांगुआन लाइट स्मोक इस अप्रत्याशित रवैये पर हैरान रह गई। उसने जुओ फैन की ओर देखा, जो हल्की असहजता के साथ मुस्कुरा रहा था। बुरा मत मानो, जुओ फैन ने धीरे से कहा, असल में मैंने उसे आज बाहर घुमाने का वादा किया था, लेकिन अब तुम्हें पता है, मेरी पहचान बदल गई है। उन्होंने मेरी सुरक्षा के लिए मुझे घर में रहने का सुझाव दिया है, तो बस ये बच्चा थोड़ा नाराज है। क्या? शांगुआन लाइट स्मोक ने हैरानी और गुस्से से कहा, तुम्हें घर में नजरबंद कर दिया है? ये तुम्हारा घर है और हम यहाँ तुम्हारे मेहमान हैं। भला वे तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या ये हाओ छान का मैगपाई घोंसला नहीं है? ये लोग खुद को क्या समझते हैं? वो कुछ क्षण चुप रही, लेकिन फिर उसने ठान लिया, छोटे तीसरे बेटे, चिंता मत करो, आज आंटी तुम्हें जरूर बाहर ले जाएगी। गुस्से से भरी उसकी आंखें चमक रही थीं। वह गुसेंटोंग का हाथ पकड़कर गेट की ओर चल दी। जुओ फैन ने शांत भाव से उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान उभरी और उसके होंठों पर एक चतुराई भरी रेखा खिंच गई। जैसे ही शांगुआन लाइट स्मोक गेट के पास पहुंची, वहां खड़े 2 पहरेदार उसे देखकर झुक गए। मिस, नमस्ते। शांगुआन लाइट स्मोक ने उनकी ओर गुस्से से देखा और सख्त आवाज में कहा, तुम लोग किस हक से इस घर के मालिक और उनके परिवार को रोक रहे हो? ये उनका घर है और तुमने उन्हें ही नजरबंद कर दिया। क्या तुम लोग सच में डाकू हो? शांगुआन परिवार ने तुम्हें सम्मान दिया है और तुमने इसे पूरी तरह से भुला दिया। पहरेदार सकपका गए। उन्होंने झुकते हुए कहा, मिस, हमें खेद है, लेकिन ये घर के मुखिया के आदेश हैं।
हम केवल उन्हीं के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। शांगुआन लाइट स्मोक चौंकी और हैरान होकर बुदबुदाई, मेरे पिताजी, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तो कल ही कहा था कि इस परिवार के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। जुओफैन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में गहरी समझ और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे हर चीज उसकी योजना के अनुसार ही हो रही हो। जैसे ही पहरेदारों ने अपनी सफाई देनी चाहिए, शांगुआन लाइट स्मोक ने उनका हाथ उठाकर रोक दिया। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। बहाने मत बनाओ, मैं जानती हूं तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम जुओ फैन और उनके बेटे को जानबूझकर नजरबंद कर रहे हो। सोचते हो कि मैं नहीं समझूंगी? ये उनका घर है और तुम उन्हें बाहर निकलने से रोक रहे हो। अगर तुम भूल गए हो तो याद दिला दूं, ये वही घर है जहां तुम लोग मेहमान हो और अब तुम लोग इन्हें कैद कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। पहरेदारों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी झिझक उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मिस, ये आदेश हमारे मालिक का है, हम तो बस उनका कहा मान रहे हैं। शांगुआन ने गुस्से से अपनी भौहें तानी और जोर से कहा, मालिक, मेरे पिता ने ऐसा आदेश नहीं दिया होगा, वे तो खुद इनका सम्मान करने की बात कर रहे थे। तुम सब ने अपनी मनमानी शुरू कर दी है। याद रखो, मैं यहां बैठकर ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाली। गुस्से में तमतमाते हुए उसने गुसेंटों का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो छोटे बेटे, आज आंटी तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वे मुझसे बात करें। सारा दृश्य चुपचाप देख रहे जुओफैन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वह भीतर ही भीतर मुस्कुराते हुए सोच रहा था, शांगुआन परिवार के भीतर ये विरोधाभास और तनाव मेरे लिए फायदेमंद होंगे, लेकिन इसके लिए खुद को पीछे रखते हुए सही समय का इंतजार करना होगा। हालांकि जैसे ही वे चलने को तैयार हुए, एक तेज आवाज सुनाई दी, रुक जाओ चचेरी बहन, चाचा ने तुम्हें बुलाया है, साथ में श्री गु और उनके बेटे को भी लाना है। यह सुनकर पहरेदारों ने राहत की सांस ली। अब उनका झगड़ा समाप्त होता दिख रहा था। शांगुआन लाइट स्मोक ने एक आखिरी कड़ी नजर पहरेदारों पर डाली और कहा, मैं पहले पिता से मिलती हूं, लेकिन यह बात यहीं खत्म नहीं हुई है, बाद में तुमसे निपटूंगी। गुसेंटों का हाथ पकड़े हुए वह आगे बढ़ गई। जुओ फैन भी उसकी बात मानते हुए धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा, लेकिन तभी एक आकृति अचानक से उसके सामने आ गई, जिसे टकराकर जुओ फैन को कई कदम पीछे हटना पड़ा। उसने नजर उठाई और देखा कि यह शांगुआन यूलिन था, जो अभी अभी आया था। शांगुआन यूलिन ने उसे गहराई से देखा और चेहरे पर उपहास भरी मुस्कान लाकर बोला, क्या सोचते हो गरीब और साधारण इंसान कि तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी? ऊंची शाखा पर चढ़ने से कोई फीनिक्स नहीं बनता। तुम जैसे लोग हमेशा वहीं रहोगे जहां हो। चुओफैन ने उसकी ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में चतुराई और शांत विश्वास झलक रहा था। भीतर ही भीतर उसने सोचा, तुम जैसे लोग बस ये भूल जाते हो कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इंतजार करो, सही समय पर मैं जवाब दूंगा, लेकिन अपने काम से, शब्दों से नहीं। वह बिना कुछ कहे मुस्कुराया और शांति से शांगुआन लाइट स्मोक के पीछे चल पड़ा। जैसे ही शांगुआन युलिन तिरस्कार भरे उपहास के साथ वहां से चला गया, चुओफैन ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में संयम था और मन ही मन उसने सोचा, काश ये लोग समझ पाते कि दुनिया कितनी विशाल है। शांगुआन परिवार का नाम, उनकी आंखों में सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरी नजरें इससे कहीं ऊपर हैं। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर मैं अपनी राह से भटकने वाला नहीं। जुओफैन ने धीरे से सिर हिलाया और बिना किसी प्रतिक्रिया के शांतिपूर्वक उनके पीछे हो लिया। कुछ ही क्षणों में वे सभी विशाल हॉल में पहुंच गए, जहां शांगुआन परिवार के मुखिया शांगुआन फेक्सियोंग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शांगुआन किंगयान ने अपने पिता को देखा, वह तुरंत शिकायत करने लगी, पिताजी देखिए ना, कैसे इन पहरेदारों ने जुओफैन और छोटे तीसरे बेटे को नजरबंद कर रखा था। ये बिल्कुल अनुचित है। हम उनके मेहमान हैं और वे। शांगुआन फेक्सियोंग ने अपनी बेटी की बात को बीच में रोकते हुए हल्के से मुस्कुराया, हे अच्छा अच्छा, यह सब एक गलतफहमी थी। शायद हमारे लोग ज्यादा सतर्क हो गए थे। तुम चिंता मत करो, मैं इसे सुलझा लूंगा। अपने हाथ हिलाते हुए उन्होंने बात को टालने की कोशिश की और फिर सीधे जुओफैन की ओर देखा। उनकी आवाज में गंभीरता और एक नेतृत्वकर्ता का ठहराव था। यिफान,
अब तुम मेरे शांगवान परिवार का हिस्सा हो। परिवार की जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर है। फेयन शहर में हमें अब खुलकर जानकारी जुटाना आसान नहीं है। यह काम अब तुम्हें करना होगा। हल्का धुआं और यूलिन तुम्हारी सहायता करेंगे। यह सुनते ही शांगवान किंगयान ने झट से पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि वे बाहर जा सकते हैं? शांगवान फेक्सियोंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। मैंने तो पहले भी ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। यह सब गलतफहमी थी। अब से कोई भी उनकी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाएगा। यह सुनते ही शांगवान किंगयान खुशी से झूम उठी। यह तो कमाल है। उसने छट से छोटे तीसरे बेटे को गले लगा लिया और गुसैंटों के चेहरे पर भी मासूमियत भरी मुस्कान खिल उठी। जुओ फैन एक तरफ खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर हल्की रहस्यमयी मुस्कान खेल रही थी। भीतर ही भीतर वह सोच रहा था, जिम्मेदारी का यह भार या तो एक नई चुनौती होगा या मेरे लिए एक अवसर। अब खेल दिलचस्प होता जा रहा है। चहल पहल भरी सड़क पर जुओ फैन, शांगवान किंगयान और बीच में छोटे प्राचीन सेंटों के साथ तीनों की उपस्थिति मानो एक खुशहाल परिवार की परिभाषा बन गई हो। प्राचीन सेंटोंग दोनों के हाथ पकड़े हुए हर चीज की ओर उत्सुकता से देखता, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह जो पहली बार बाहर खेलने आया हो। सड़क पर मौजूद लोगों की नजरें बरबस ही इस दृश्य पर टिक गईं। उनकी मुस्कान, उनकी सहजता और वह अनकही गर्मजोशी, ऐसा लगता था जैसे जीवन का हर रंग इन तीनों के इर्द गिर्द सिमट आया हो। किसी को भी यह एहसास हो रहा था कि वे बस देख रहे हैं, लेकिन महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस मधुर दृश्य के ठीक विपरीत एक अंधेरे कोने में खड़ा शांगुआन यूलिन इस पूरे मंजर को देख रहा था। उसकी आंखें ईर्ष्या से लाल थीं, उसके हाथ गुस्से में कांप रहे थे। वह बुरी तरह से असहाय था। उसकी नजरों में जलन और दिल में बेचैनी का सैलाब था। उसने दांत पीसते हुए सोचा, ये लोग, उनकी ये खुशी मुझे क्यों चुभती है? क्यों मैं बस छाया में खड़ा रहकर देख सकता हूँ? इधर जुओ फैन और शांगवान किंगयान बच्चों जैसी मासूमियत से खरीदारी में मगन थे। पिताजी, मुझे यह चाहिए। ठीक है, खरीद लो। चाची, मुझे वह चाहिए। ठीक है, खरीद लो। पिताजी, चाची, मुझे सब चाहिए। ठीक है, सब खरीद लो। दोनों ने प्राचीन सेंटों की मासूमियत को देखा और जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी में अपनापन और खुशी के रंग थे, जो हर देखने वाले को यह एहसास करा रहे थे कि कोई भी रिश्ता अगर दिल से निभाया जाए तो वह हर खून के रिश्ते से बड़ा होता है। लेकिन दूसरी ओर शांगुआन यूलिन के दिल में यह सब देखना असहनीय था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अजनबी है, एक ऐसा इंसान जिसे हर खुशी से वंचित कर दिया गया हो। उसने मन ही मन कहा, यह दुनिया का सबसे क्रूर दृश्य है जिसे तुम अपना समझते हो, उसे किसी और के साथ इस तरह मुस्कुराते हुए देखना और कुछ न कर पाना। अचानक बाजार में एक तेज घंटी की आवाज गूंजी। चारों ओर की चहल पहल थम गई। हर किसी की नजरें उस दिशा में मुड़ गईं जहां से आवाज आई थी। जुओ फैन, शांगुआन किंगयान और सेंटोग ने भी उत्सुकता से देखा और भीड़ की ओर बढ़ने लगे। वहां एक बुलेटिन बोर्ड लगा था, जिसके पास खड़े एक गार्ड ने घंटी बजाई थी। उसकी गंभीर मुद्रा और बुलेटिन पर लिखा कुछ ऐसा था जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगी। हर कोई जानना चाहता था कि इस ऐलान के पीछे आखिर क्या माजरा है। भीड़ में हर किसी की निगाहें उस आदमी की ओर थीं जो बुलेटिन बोर्ड के पास खड़ा होकर ऊंचे स्वर में बोल रहा था। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई थी, मानो वह किसी ऐतिहासिक अवसर की घोषणा कर रहा हो। उसने नोटिस की ओर इशारा करते हुए कहा, सुनिए, फेयन शहर के सभी निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर। सम्राट की राजधानी से संदेश आया है। तलवार सितारा, साम्राज्य के पहले राजकुमार, जो अपनी असाधारण खेती के लिए प्रसिद्ध थे, दुर्भाग्यवश एक गंभीर चोट के कारण अपनी डेंटियन शक्ति खो बैठे हैं। अब तक असंख्य कीमिया मास्टर्स ने इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन असफल रहे हैं। सम्राट ने दुनिया के सभी महान कीमियागरों से अनुरोध किया है कि वे उनकी सहायता के लिए आगे आएं। कोई भी जो इस चुनौती को स्वीकार कर सके और समाधान सुझा सके, उसे न केवल साम्राज्य की मान्यता मिलेगी, बल्कि रॉयल हाइनेस का आशीर्वाद भी। उसके शब्दों में न केवल गंभीरता थी, बल्कि एक आशा की किरण भी। उसके इस ऐलान के बाद भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हर कोई इस मौके के महत्व को समझने लगा था। जुओ फैन ने चुपचाप इसे सुना। सम्राट की राजधानी में यह अवसर
इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए सोचा। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, मानो वह इस अवसर को किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जाने की योजना बना रहा हो। शांगुआन किंगयान ने भी ये सुना और उसका चेहरा चमक उठा। वह तुरंत उत्साह में बोल पड़ी, लेकिन फिर खुद को रोक लिया और अपनी आवाज को संयमित करते हुए कहा, चचेरे भाई, हम बहुत देर तक बाहर रह चुके हैं। तीसरा बेटा भी अब थक गया होगा। चलो वापस चलते हैं। जुओ फैन उसकी ओर देखकर हल्के से मुस्कुराया। वह समझ गया था कि वह जल्द से जल्द इस जानकारी को अपने परिवार तक पहुंचाना चाहती थी। ठीक है, उसने सिर हिलाया और दोनों ने घर की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन इससे पहले कि वे दूर जा पाते, अचानक एक छाया ने उनका रास्ता रोक लिया। जैसे ही उन्होंने नजरें उठाई, सामने शांगुआन युलिन खड़ा था। शांगुआन किंगयान ने उसे देखकर चौंकते हुए कहा, चचेरे भाई तुम। शांगुआन युलिन ने गंभीर स्वर में कहा, चचेरे भाई, आप बच्चे को वापस ले जाइए। मैं श्री गु को थोड़ी देर के लिए उधार लेना चाहता हूं। अभी मैंने फेयन वांगफू के कुछ गुप्त लोगों को देखा है। मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुझे जांच करनी होगी, लेकिन इसके लिए मुझे भाई गु का साथ चाहिए। किंगयान ने थोड़ी देर सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ये एक जोखिम भरा काम है। श्री गु को सही सलामत वापस लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। शांगुआन युलिन ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, आप निश्चिंत रहें चचेरे भाई, मैं वादा करता हूं, मैं श्री गु को सुरक्षित लेकर लौटूंगा। हालांकि जुओ फैन ने युलिन की आंखों में छुपी एक अजीब सी चमक देख ली थी। वह जानता था कि यह आम निमंत्रण नहीं था। फिर भी उसने मुस्कुराकर सोचा, आखिर यह खेल क्या है, चलो देख ही लेते हैं। इस प्रकार शांगुआन किंगयान प्राचीन सेंटों को लेकर घर लौट गईं और शांगुआन युलिन ने जुओ फैन को एक पहाड़ी जंगल की ओर ले जाना शुरू किया। उसकी हर चाल में एक अनकहा इरादा झलक रहा था। दूर से दिखने वाले उस जंगल की घनी छाया जैसे एक रहस्य छुपा रही हो। क्या राजा फेयन सच में कीमिया मास्टर की भर्ती करना चाहते हैं? हवेली के भव्य हॉल में शांगुआन फेक्सियों की आवाज गूंज उठी, मानो एक पत्थर शांत झील में फेंका गया हो। इस अप्रत्याशित समाचार ने पूरे वातावरण को गंभीरता की एक अदृश्य परत में लपेट दिया। उनकी आंखों में शक और संभावनाओं की छाया एक साथ नाच रही थी। उन्होंने तुरंत अपने पास खड़ी शांगुआन किंगयान की ओर रुख किया, जिनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। यानेर, क्या तुमने इस खबर की सच्चाई को अच्छी तरह परखा है? उनकी आवाज में एक पिता की फिक्र और एक अनुभवी रणनीतिकार की सतर्कता दोनों ही स्पष्ट झलक रहे थे। किंगयान ने दृढ़ता से सिर हिलाया। उनका लहजा शांत परंतु अडिग था। जी पिता, मैंने खुद इसकी पुष्टि की है। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी है। हर गली मोहल्ले में इसी पर चर्चा हो रही है। फेक्सियोंग ने गहरी सोच में डूबते हुए माथे पर शिकन डाल ली। अगर यह सच है तो यह हमारे लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। लेकिन उन्होंने कुछ पल रुककर धीरे से बुदबुदाया, मानो खुद से बात कर रहे हों। क्या यह किसी प्रकार का जाल हो सकता है? उनकी दृष्टि हलचल करती हुई कमरे के हर कोने को टटोलने लगी। अच्छा, युलिन और गु यिफान कहाँ हैं? उन्होंने किंगयान की ओर सवाल उछाला। चचेरे भाई, युलिन ने महल के पास कुछ सुराग पाए हैं, किंगयान ने जवाब दिया। उन्होंने गु यिफान को साथ लिया है और स्थिति की जांच करने निकले हैं। फेक्सियोंग कुछ पल चुप रहे, मानो वे इस जानकारी को तोल रहे हों। फिर जैसे खुद को आश्वस्त करते हुए बोले, युलिन हमेशा समझदारी से काम लेते हैं। उनके साथ गु यिफान का होना हमारी योजना के लिए और भी भरोसेमंद है। मुझे विश्वास है कि वे कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाएंगे। उन्होंने गहरी सांस ली और बिना कुछ और कहे हॉल से बाहर निकल गए। उनके कदम हवेली के उस हिस्से की ओर बढ़ रहे थे जहां 3 वरिष्ठ सलाहकार ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने आदरपूर्वक सिर झुकाया और किंगयान द्वारा लाई गई जानकारी उनके सामने रख दी। थोड़ा ठहरकर उन्होंने कहा, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि यह हमारे लिए सुनहरा अवसर है या शाही महल का कोई छिपा हुआ षड्यंत्र। सबसे बुजुर्ग सलाहकार ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि गहरी समझ और संतुलन से भरपूर थी। वह धीरे और प्रभावी स्वर में बोले, हर बड़ा अवसर अपने साथ जोखिम लेकर आता है। यदि हम इसे सही रणनीति से अपनाएं तो यह शाही महल तक हमारी पहुंच का सबसे प्रभावी माध्यम बन सकता है। लेकिन सावधानी ही हमारी सबसे बड़ी डाल होगी।
फेक्सियोंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें पहले की असफलताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। पिछली बार का प्रयास हमें भारी पड़ा था। न केवल हमने कई साथियों को खोया, बल्कि मेरी बेटी भी गंभीर रूप से घायल हुई थी। बुजुर्ग सलाहकार ने शांत भाव से उनकी ओर देखा। हर युद्ध में बलिदान होता है, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि यह बलिदान व्यर्थ न हो। इस मौके को खो देना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। दूसरे सलाहकार ने भी अपनी आंखें खोली। यह सवाल केवल अवसर का नहीं, बल्कि सही व्यक्ति का है। हमें सोचने की जरूरत है कि कौन इस कार्य को निभाने में सबसे सक्षम होगा। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। सभी के चेहरे विचारों में डूबे थे, लेकिन उनकी निगाहें एक ही दिशा में केंद्रित थीं, शाही महल का रहस्य और उनकी अगली रणनीति। तो फिर क्या राजकुमार की यह अफवाह सच में झूठी है? एक भव्य हॉल जो मोतियों की जगमगाहट और वैभव से भरपूर था, वहां का हर कोना राजा के शान और ऐश्वर्य की गवाही दे रहा था। कमरे के केंद्र में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पहली सीट पर चुपचाप बैठा था। उसकी मुद्रा गंभीर थी, परंतु उसकी आंखों में तेज बिजली की चमक और विचारों की गहराई स्पष्ट छलक रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़े चाय के कटोरे को हल्के से मेज पर टिकाया और उसकी दृष्टि दाईं ओर बैठे एक युवक पर टिक गई। युवक दिखने में बेहद शांत और सौम्य था। उसका चेहरा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह एक साधारण विद्वान हो, लेकिन उसकी आंखें, जो किसी रहस्यमयी गहराई से भरी थी, उस मध्यम आयु के व्यक्ति की गंभीरता को सहजता से चुनौती दे रही थीं। श्रीमान प्रधानमंत्री, आखिर आप क्या खेल खेल रहे हैं? युवक के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी और उसने सामने बैठे व्यक्ति को नापते हुए सिर हिलाया। उसके स्वर में एक तीखा लेकिन विनम्र व्यंग्य झलक रहा था। ये तो वही सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 2 महीने पहले आपके महल में ऐसा हंगामा हुआ, सैकड़ों ताकतवर लोग उसमें शामिल थे, लेकिन तलवार के राजा ने सम्राट को इस मामले की पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई? पहली सीट पर बैठे मध्यम आयु के व्यक्ति का नाम था शांगुआन फेन, 9 तलवार राजाओं में से एक और इस फेयन वांगफू का स्वामी। वहीं सामने बैठा युवक था साम्राज्य का प्रधानमंत्री, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी गूढ़ बुद्धि और निडरता का साम्राज्य में कोई सानी नहीं था। फेयन के माथे पर हल्की सी सिलवटें उभरीं। उसके चेहरे पर असहजता का भाव झलक रहा था, परंतु उसने अपनी आवाज को ठंडा बनाए रखा। प्रधानमंत्री महोदय, क्या आपको लगता है कि इतने साधारण मामले के लिए शाही राजधानी को रिपोर्ट करना आवश्यक था? उसने बात आगे बढ़ाते हुए अपने बाईं ओर बैठे एक और व्यक्ति की ओर इशारा किया। वह व्यक्ति एक परिचित चेहरा था, जिसकी पहचान ने कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को थोड़ा सतर्क कर दिया। ये थे डैन किंगशेंग, पश्चिम राज्य के पूर्व गुरु। डैन किंगशेंग ने, जो अब तक चुपचाप बैठा था, हंसते हुए अपना शराब का प्याला उठाया और हवा में घुमाते हुए कहा, भाई फेन, यह मामला आपका और प्रधानमंत्री का है। मैं तो बस एक साधारण यात्रा साथी हूँ। मेरा काम बस प्रधानमंत्री को सुरक्षित वापस भेजना है। हा हा। उसकी आवाज में हंसी जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता का हल्का सा संकेत मौजूद था। यह बात स्पष्ट थी कि हर व्यक्ति यहाँ अपनी भूमिका को समझते हुए बेहद सावधानी से अपने शब्दों को चुन रहा था। शांगुआन फेयन ने एक गहरी सांस ली, मानो खुद को शांत कर रहा हो। इस मामले का हल निकालना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर हर छोटी बड़ी बात सम्राट तक पहुंचेगी तो क्या यह हमारी योग्यता पर सवाल नहीं उठाएगा? क्या आप भी ऐसा नहीं मानते, डैन किंगशेंग? डैन ने शराब का एक और घूंट लिया और हल्के से मुस्कुराया। उसकी हंसी में शांति थी, लेकिन वह इस बहस से दूरी बनाए रखने का स्पष्ट संकेत दे रहा था। भाई, मैं तो बस एक बूढ़ा साधु हूं। मुझे इन राजकीय मामलों में न खींचा जाए तो बेहतर है। कमरा गंभीरता और रहस्यमय संवादों से भर गया। हर शब्द, हर अभिव्यक्ति के पीछे कोई गहरी योजना छिपी हुई थी। यह स्पष्ट था कि यह बहस केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि शतरंज के एक सटीक मुहारे की तरह रणनीतिक चालों का हिस्सा थी। इस बार ड्रैगन तलवार राजा के साथ प्रयास करना जरूरी था, लेकिन मुझे विश्वास है कि लौटने का सफर काफी शांतिपूर्ण रहेगा। और हाँ, मैं आपको और अधिक परेशान नहीं करूंगा। मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान खेलती हुई बेली जिंगवेई ने शालीनता से सिर झुकाया और डैन किंगशेंग को अभिवादन दिया। फिर अपनी दृष्टि शांगुआन फेयन पर टिकाते हुए उसने विनम्र परंतु सीधा लहजा अपनाया। फेयन तलवार राजा, चलिए स्पष्ट रूप से बात करते हैं।
अगर 2 महीने पहले आपके महल में जो हलचल मची थी वह महज एक छोटे मोटे अपराधियों की करतूत थी, तो क्या आपका पूरा घर इतना हिल जाता और फेयुन शहर का हर कोना इतनी दहशत में आ जाता? अगर ये वाकई इतनी मामूली बात होती तो सच्चाई को क्यों छिपाया गया? आखिर ड्रैगन तलवार राजा को क्यों बचाना पड़ा? शांगुआन फेयुन की भौहें बेकाबू होकर सिकुड़ गई, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके चेहरे पर गहरी सोच और तनाव साफ झलक रहा था। बेली जिंगवेई ने स्थिति को भांपते हुए हल्के से मुस्कुराया और अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आवाज स्थिर थी, परंतु उसमें छिपा दृढ़ विश्वास स्पष्ट महसूस हो रहा था। सच तो यह है कि तलवार राजा और प्रधानमंत्री दोनों जानते हैं कि इस बार आपके महल में जो भी हुआ उसके पीछे शांगुआन परिवार का हाथ था, और उनका इरादा स्पष्ट है, 4 राज्यों के खजानों तक पहुंचना, तलवारों के देवता की शक्ति को छूना और झेनजोऊ की पौराणिक तलवार को अपने काबू में लाना। यह केवल एक घटना नहीं है, बल्कि आपके लिए एक अवसर भी है। अगर आप इस तलवार को सुरक्षित रूप से पूर्वजों के पास पहुंचाते हैं, तो यह न केवल आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए गर्व की बात होगी। बेली जिंगवेई के शब्दों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही उनमें एक निहित संदेश भी छिपा था। शांगुआन फेयुन ने उसकी गहरी नजर का सामना किया। उनके चेहरे पर असमंजस और आक्रोश का मिश्रण था। लेकिन अगर इस दौरान तलवार चोरी हो गई तो? बेली जिंगवेई की आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें चेतावनी का स्पष्ट संकेत था। तब जब यह खबर पूर्वजों तक पहुंचेगी तो स्थिति और बिगड़ सकती है। आपको केवल तलवार की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, और यही आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। शांगुआन फेयुन का गुस्सा अचानक फूट पड़ा। उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा और गुस्से में कहा, क्या तुम मुझे अपराजित तलवार से दबाना चाहते हो? बेली जिंगवेई ने हल्के से सिर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, तलवार राजा, आप शाही परिवार के बराबर हैं और आपके निर्णय साम्राज्य की अखंडता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस स्थिति में हमारी प्राथमिकता केवल तलवार की सुरक्षा है। हमें शाही परिवार के साथ समन्वय करना होगा। उन्होंने आगे जोड़ा, राजकुमार की स्थिति को लेकर फैली अफवाहें केवल एक रणनीति हैं। इन खबरों का उद्देश्य है उन लालची लोगों को बाहर लाना जो छिपे हुए हैं। लालच मानवता की सबसे बड़ी कमजोरी है, और यह हमें उनके इरादों को समझने का मौका देगा। शांगुआन फेयुन के चेहरे पर उभरे गुस्से के बादल धीरे धीरे छूटने लगे। उन्होंने गहरी सांस ली और बेली जिंगवेई की बातों पर विचार करना शुरू किया। यह स्पष्ट था कि इस खेल में हर कदम सोच समझकर चलना होगा, क्योंकि एक गलती पूरे साम्राज्य को संकट में डाल सकती थी। दूसरा हमला, अगर वे इस बार भी सफल नहीं हुए तो उनके जीतने की संभावना नगण्य हो जाएगी। लेकिन यह तो तय है कि उनका पूर्ण विनाश सुनिश्चित करना हमारे लिए अधिक आसान हो जाएगा। बेली जिंगवेई की आवाज में एक रणनीतिक दृढ़ता झलक रही थी। वह धीमे कदमों से चलते हुए शांगुआन फेयुन की ओर मुखातिब हुए। इस स्थिति में हमें उन्हें भीतर आने का एक मार्ग देना होगा, एक ऐसा चारा जो उनकी लालच को बढ़ा दे। स्काईरॉकेट को एक प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और कीमिया मास्टरों को एक फिल्टर की तरह। इससे वे धीरे धीरे हमारे जाल में फंसेंगे। शाही महल तक पहुंचने का उनका रास्ता हम तैयार करेंगे, लेकिन जैसे ही वे भीतर आएंगे हम दरवाजा बंद कर देंगे, और फिर वे बचने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे। इस तरह न केवल हम इन घुसपैठियों का सफाया कर देंगे, बल्कि डोंगजोऊ की सैन्य ताकत को भी कमजोर कर देंगे। शांगुआन फेयुन ने उसकी बातों को गहराई से सुना। उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। प्रधानमंत्री का असली उद्देश्य केवल तलवार की रक्षा करना नहीं है, बल्कि यह डोंगजोऊ में अपनी जड़ें मजबूत करने की तैयारी करना है ना? बेली जिंगवेई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपने सही कहा तलवार राजा। आखिर लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हमें इसका लाभ उठाने का अवसर मिले तो हमें 2 फायदे एक साथ क्यों न मिलें? शांगुआन फेयुन ने कुछ पल तक गहरी सोच में डूबे रहने के बाद अपना सिर हल्का सा हिलाया, लेकिन उन्होंने ठहराव के बाद कहा, हमारे पास कोई कीमिया मास्टर नहीं है। अगर आप उनका उपयोग करना चाहते हैं तो वे कैसे रास्ता बनाएंगे? बेली जिंगवेई ने शांति से उत्तर दिया, यही तो योजना की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक आसान रास्ता हमेशा अविश्वास पैदा करता है, लेकिन अगर रास्ता कठिन हो तो इंसान का लालच उसे और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है।
एक उबड़-खाबड़ सड़क ही उन्हें हमारे जाल की ओर खींचेगी। वह थोड़ा रुके, फिर आगे बोले, तलवार राजा, कृपया हाल के दिनों में शाही महल के पहरेदारों की प्रेषण शक्ति मुझे सौंप दें। साथ ही शहर की सीमाओं को खोलने और गश्ती गार्ड्स को वापस बुलाने का आदेश दें। मुझे पूरा भरोसा है कि आधे महीने के भीतर हम इन चूहों को पकड़कर आपकी चिंता का अंत कर देंगे। शांगुआन फेन ने उसे गहराई से देखा। कुछ पल तक विचार करने के बाद उन्होंने सिर हिलाकर सहमति दी। इस पर बेली जिंगवेई के चेहरे पर संतोष की मुस्कान उभरी। उन्होंने शिष्टता से सिर झुकाया और कहा, तलवार राजा, मैंने सुना है कि आपके महल में कुछ अनोखी संरचनाएं हैं जो लेइयन पैलेस की भव्यता को भी टक्कर दे सकती हैं। क्या मैं उन पर एक नजर डाल सकता हूं? शांगुआन फेन ने विनम्रता से उत्तर दिया, श्रीमान प्रधानमंत्री, मेरे पहरेदार आपको वहां ले जाएंगे। कृपया देखें और अपनी राय दें। जाने से पहले बेली जिंगवेई ने एक नजर डैन किंगशेंग की ओर डाली, जो अपनी मस्ती में डूबे हुए शराब का स्वाद ले रहे थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, आपका साथ पाकर खुशी होती, लेकिन मैं जानता हूं आपको केवल कविताएं, सुलेख और शराब ही भाती हैं। डैन किंगशेंग ने हाथ हिलाते हुए हंसकर कहा, मुझे माफ करें, मैं बस इन्हीं चीजों में खुश हूं। बाकी आप सबका आनंद लें। बेली जिंगवेई ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही शांगुआन फेन ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने डैन किंगशेंग की ओर देखा, जो अब भी शांतिपूर्वक अपनी शराब का आनंद ले रहे थे। भाई डैन, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तलवार सितारा साम्राज्य का हर कोना हमारा सम्मान करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे क्षेत्र में इतने सारे जासूस हैं कि कभी कभी यह सम्मान एक भ्रम जैसा लगता है। डैन किंगशेंग ने अपनी शराब का एक और घूंट लिया और बस मुस्कुराकर रह गए। यहां तक कि अगर कोई आवश्यकता नहीं होगी तो सम्राट तक ये बात पहुंच ही जाएगी। आखिरकार ये 9 तलवार राजा का मामला है ना? शांगुआन फेन के चेहरे पर व्यंग्य का भाव था, लेकिन उनकी आवाज में एक हल्की कड़वाहट छिपी हुई थी। 9 तलवार राजा? वह क्या है? बस एक पराजित सेनापति। डैन किंगशेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक चमक उभरी और उन्होंने एक लंबी सांस ली। सच कहूं, उन्होंने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, जब तक मैं अपने स्थान पर शांति बनाए रख सकता हूं, तब तक ये मायने नहीं रखता कि कितने जासूस यहां हैं। जासूस हो या न हो, ये वास्तव में कोई फर्क नहीं डालता। शांगुआन फेन ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और हल्के से हंसते हुए कहा, तुम एक आदर्शवादी हो, डैन। तुम्हारा आदर्श बस अपनी दुनिया को शांत और संतुलित बनाए रखना है, लेकिन मैं अलग हूं। मैंने अपराजित जियानजुन का अनुसरण इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं एक तलवार राजा का अनुयायी बनना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मैं शक्ति के शिखर तक पहुंचने की इच्छा रखता था, अपनी खुद की दुनिया बनाना चाहता था। उनकी आवाज में दृढ़ता बढ़ती गई और उनकी आंखों में महत्वाकांक्षा की चमक छलक रही थी। किसी दिन मैं इस गुंबद को उठा लूंगा और डोंगजो का स्वामी बनूंगा। डैन किंगशेंग ने अपनी शराब की बोतल धीरे से नीचे रखी और शांगुआन फेन की ओर एक गहरी नजर डाली। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में बुद्धिमानी की चमक थी। डोंगजो का स्वामी, उन्होंने शांत स्वर में कहा, भ्रम पालने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन ये पूरा महाद्वीप तलवार सितारा साम्राज्य की मुट्ठी में होगा। हम जो यहाँ बैठे हैं अधिक से अधिक एक क्षेत्र के प्रबंधक हो सकते हैं, और स्वामी कहलाना, वह तो एक भ्रम मात्र है। शांगुआन फेन ने उसकी ओर गुस्से से देखा। उनकी आंखों में न केवल क्रोध बल्कि आहत गर्व भी झलक रहा था। यह तुम्हारी सोच है, उन्होंने उग्र स्वर में कहा। मैं ऐसा नहीं मानता और मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। उनकी मुट्ठी अनजाने में कसी हुई थी और उनकी सांसों में एक उथल पुथल थी। डैन किंगशेंग ने शांतिपूर्वक उनकी ओर देखा। उनकी हल्की मुस्कान अब भी उनके चेहरे पर बरकरार थी, जैसे वह जानते थे कि समय ही सभी उत्तर देगा।